So we'll start from place where we stopped in the last class. So ball of mass m moving with a velocity v along x-axis strikes another ball of mass 2m kept at rest. So we have this is a ball of mass m. It is moving with a velocity v, and this is another ball of mass 2m, right, which was kept at rest. Means iska initial velocity 0 meter per second. Now the first ball comes to rest after collision. जब कोलाइड किया आके तो पहला बॉल रेस्ट पे हो गया, मतलब इसका वेलोसिटी अब 0 हो गया, और जो दूसरा वाला बॉल है 2m मास का, ठीक है, उसके दो पीसेस हो गए. सो आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट एंड द अदर ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पीसेस, मतलब दो इक्वल पीसेस, एक m बन गया और ये भी m हो गया. One of the piece starts moving along y-axis. So one of the piece starts moving along y-axis and the other piece is moving at some, with some velocity, making some angle. Now, what is the velocity of the other piece? मतलब ये जो second piece है, इसका velocity v2 हम लोगों को निकालना है. तो ये देखो, ये collision in two dimension का केस है, right? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग, बिकॉज ये देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एज सच व्हिच इज एक्टिंग, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगा सकते हैं, राइट. सो अगर इन दोनों को सिस्टम को हम इन दोनों मासेस को एक सिस्टम मान ले तो, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका जो वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी अगर हम लोग करें, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पहले कर लो. तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है पहले वाले मास का, सो m इंटू वी, ये इनिशियल मोमेंटम, और जो 2m वाला मास है वो 0 स्पीड से जा रहा है, तो 2m इंटू 0. सो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. पहला वाला रेस्ट पे आ गया तो m इंटू 0 हो गया, और दूसरा 2m जो है वो m और m दो पार्ट में ब्रेक हो गया. पहले वाले का जो y एक्सिस के अलोंग जा रहा है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 0 होगा ना, इसका x कंपोनेंट अगर निकालोगे इस v1 का वो 0 होगा, और v2 का x कंपोनेंट निकालोगे तो इसको क्या लिखोगे, m v2 इंटू कॉस थीटा, अगर x डायरेक्शन में तुमको लिखना है तो. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू m इंटू v2 cos थीटा. सो इससे m और m हम लोग कैंसिल कर लेंगे. सो v इज इक्वल टू v2 cos थीटा. ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम को कंजर्व करते हैं. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम by conservation of momentum along y-axis. तो y-axis के along इनिशियल मोमेंटम क्या था, स्मॉल m भी 0 से मूव कर रहा है, y-axis में तो मूव कर ही नहीं रहा है, वो तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है. तो m इंटू 0 y डायरेक्शन में, और 2m भी 0 y डायरेक्शन में. बाद में m जो है, मतलब ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट पे आ गया, दूसरे वाले का जो पहला पीस है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है y एक्सिस के अलोंग,
और दूसरा वाला जो पीस है वो -v2 साइन थीटा से नीचे जा रहा है। भाई ये नीचे जो जाएगा इसका जो कंपोनेंट निकालोगे y कंपोनेंट, वो क्या होगा, v2 साइन थीटा, और नेगेटिव नीचे जा रहा है तो -v2 साइन थीटा। क्लियर है ये वाला इक्वेशन? Yes, sir. mv1 -mv2 साइन थीटा। अब हम लोगों को v2 निकालना है। तुम क्या करो, इसको लिख सकते हो, m को कैंसिल कर लो तो हमारा आ जाएगा v2 साइन थीटा इज इक्वल टू v1 सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, squaring and adding 1 and 2, we get v2 cos theta का स्क्वायर है v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। तो इससे हमारा आ जाएगा, हम लोग को v2 स्क्वायर निकालना है तो v2 स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। सो v2 इज इक्वल टू रूट अंडर v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। अब इसमें जब v2 निकल गया, अब आपको कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस, दूसरे वाले का वेलोसिटी हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो वेलोसिटी तो निकल गया, अब इसका डायरेक्शन भी निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लिया तुमने तो tan थीटा करोगे, तुम क्या करोगे, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, सो डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो हमारा v2 साइन थीटा बाय v2 cos थीटा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू v1 बाय v। ये हमारा tan थीटा हो गया v1 बाय v। ठीक, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. प्लीज लिख लीजिए इसको। लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है यहाँ पे a bullet of mass 50 gram is fired from below into the bob of mass 450 gram of a long simple pendulum as shown in the figure. The bullet so bullet remains inside the bob and the bob rises through a height of 1.8 meter. Find the speed of the bullet. Take g is equal to 10 meter per second square. देखो एक बुलेट है, मास इज 50 ग्राम, इसका मास m1 मान लो 50 ग्राम,
केजी में करोगे 0.05 kg होगा. Is fired from below into the bob of mass 450 ग्राम. इसका मास, जो बॉब का मास है 450 ग्राम, सो 0.45 kg होगी. ठीक है, तो 0.05 kg, 0.45 kg. Of a long simple pendulum as shown in the figure, the bullet remains inside the bob and the bob rises through a height of 1.8 meter. So this height h is equal to 1.8 meter. तो जब ये बुलेट इसके अंदर चला गया, राइट, तो ये 1.8 मीटर के हाइट तक राइज करके रुका. फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट. हम लोग को इसका स्पीड निकालना है. ठीक, मान लो स्पीड इसका u1 हम लोग को निकालना है. इसका इनिशियल स्पीड तो 0 ही था. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये बुलेट जब स्ट्राइक करेगा इस बॉब को, तो उसके जस्ट पहले का मोमेंटम और उसके जस्ट बाद का मोमेंटम दोनों इक्वेट करेंगे, कंजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, दोनों बुलेट और मास बॉब को अगर हम सिस्टम माने, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. उसके वजह से टोटल momentum just before the collision and momentum after the collision is same, right? So total momentum total momentum before collision is equal to total momentum after collision. ठीक है, so total momentum before collision and total momentum after collision, ये दोनों equal है, right? तो basically, और let the speed, common speed, so let common speed of after collision is equal to capital V. ठीक है, so total momentum before collision is m1 u1 plus m2 into u2 0 है, is equal to, दोनों को ऐड कर दो, m1 plus m2, वेलोसिटी v से जा रहा है. सो m1 u1 मतलब 0.05 इंटू, हमें जो वेलोसिटी निकालना है u1 is equal to m1 plus m2 0.05 plus 0.45 capital V. So 0.05 divided by 0.5 into u1 is equal to capital V. So this is u1 upon 10. ये फर्स्ट इक्वेशन है. अब आपको कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट. उसके बाद कह रहा है कि ये 1.8 मीटर जब इसके अंदर चला गया तो ये एम्बेड होने के बाद 1.8 मीटर ऊपर जाता है. हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसको, इस फॉर्मूला को अगर यूज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इज इक्वल टू ये जो v स्क्वायर है, इससे स्टार्ट हुआ, जब एम्बेड हुआ उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू किया v वेलोसिटी, तो v स्क्वायर माइनस ऑफ, क्योंकि g नीचे की तरफ लग रहा है, -2 इंटू 10 इंटू 1.8, 2as, g नेगेटिव है, नीचे की तरफ लग रहा है, डिसेलरेट करेगा, और टोटल हाइट 1.8 मीटर जा रहा है. सो इससे हमारा आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और v इज इक्वल टू
6 meter per second. U1 is equal to 10V. So that is 60 meter per second. Is it clear? Yes, sir. यही निकालना था इसमें. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Next question is, a light spring of spring constant K is kept compressed between two blocks of masses small m and capital M on a smooth horizontal surface. When released, the blocks acquire velocities in opposite direction. The spring loses contact with the block when it acquires natural length. So if the spring was initially compressed through a distance x, find the final speed of the two blocks. तो initially मान लो ये spring x से कंप्रेस किया है, बाद में ये जो है जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगा, मतलब जिस समय इट इज about to lose contact, these two blocks if they are about to lose contact, तो उस पॉइंट पे इसमें कंप्रेशन मतलब नेचुरल लेंथ पे आ गया और इसका जो वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है, राइट. सो ये स्मॉल v से मान लो लेफ्ट साइड में जा रहा है और ये कैपिटल V से राइट साइड में जा रहा है. ये इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M. सो अब हम लोग को देखो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे और मोमेंटम का कंजर्वेशन दोनों चीज हम लोग करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए. बिकॉज ये ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम है, सो लेट द ब्लॉक प्लस स्प्रिंग so block plus spring, so let block plus spring be system. तो इस केस में because no external force act in horizontal direction, so there is no external force acts in horizontal direction. ठीक है. So linear momentum so linear momentum will be conserved and energy will also be conserved. As there is no non-conservative forces acting. फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, स्मूथ है सरफेस यहाँ पे. so, देखो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस कर रहा है. एज देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग. सो अब हम लोग पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं. तो इनिशियली क्या है, दोनों का मोमेंटम 0 है, m इंटू
0 प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल टू M इंटू, ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस MV प्लस कैपिटल M, तो इससे आएगा स्मॉल MV is equal to small m small v is equal to capital M into capital V. So this will give you the value of capital V is equal to small m by capital M into small v. So this is capital V, this is small v. Is it clear to everyone? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब हम लोग बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो इनिशियली क्या है, अगर हम बात करें तो इनिशियली बस एक स्प्रिंग का एनर्जी है, ठीक है. सो कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग के वजह से हाफ टाइम्स kx स्क्वायर, ठीक है, कंप्रेस थ्रू ए डिस्टेंस x दे रखा है क्वेश्चन में. सो हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गया तो ये दोनों अपना अपना जो स्प्रिंग से कांटेक्ट है वो लूज कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ लिखा हुआ है द स्प्रिंग लूजेस कांटेक्ट विद द ब्लॉक व्हेन इट एक्वायर्स नेचुरल लेंथ. सो नेचुरल लेंथ में कंप्रेशन जो है 0 हो गया. सो हाफ इंटू स्मॉल m इंटू v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कैपिटल M इंटू v स्क्वायर. हाफ कैंसिल कर दो सब तरफ और कैपिटल V को रिप्लेस कर लेते हो, तो kx स्क्वायर इज स्मॉल m v स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू v का होल स्क्वायर. This is from 1. So we have substituted the value of capital V in terms of small v from 1. So we will get small kx square is equal to mv square plus capital M small m square v square by capital M square. So this will be equal to, so kx square is equal to, स्मॉल m को कॉमन ले लो बाहर, है ना, कैपिटल M को भी कॉमन ले लो बाहर, v स्क्वायर ऊपर हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है. सो अब हम लोग को स्मॉल v का वैल्यू पहले निकालना, तो स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m into k by capital M plus small m का स्क्वायर रूट into x. x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, वो बाहर है स्क्वायर रूट, और ये स्मॉल v हो गया. कैपिटल V निकालना होगा तो यही चीज स्मॉल m बाय कैपिटल M रूट अंडर कैपिटल M बाय स्मॉल m k टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू x. अब इसको अंदर लेके जाएंगे जब ये स्क्वायर रूट से, तो दिस विल बी इक्वल टू, सो यहाँ m स्क्वायर है, ये कैंसिल कर दोगे, सो दिस इज स्मॉल m बाय कैपिटल M. ये दोनों अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल m स्क्वायर ऊपर होगा और यहाँ पे जो स्मॉल m ये दोनों कैंसिल करेगा तो एक सिंगल स्मॉल m बचेगा. उसी तरह ये कैपिटल M को अंदर जाओगे तो कैपिटल M स्क्वायर हो गया और कैपिटल M के साथ कैंसिल होके एक कैपिटल M डिनोमिनेटर में बचेगा इनटू k टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m into x. So this is the value of small capital V. This is the value of small v.
Is it clear? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. सर ठीक किया। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको छोड़ देंगे, है ना, आपके लेवल से मतलब आएगा नहीं नीट में ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको। सॉल्व ज्यादा नहीं करना, बट कॉन्सेप्ट ही है बस इसमें। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द टू बॉल्स शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकल, फर्स्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ v टुवर्ड्स राइट। तो ये जो कैपिटल एम है, ये इट इज मूविंग विद अ स्पीड v टुवर्ड्स राइट एंड द सेकंड स्टेइंग एट रेस्ट। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। सेकंड स्टेइंग एट रेस्ट, द वॉल एट द एक्सट्रीम राइट इज फिक्स्ड। तो ये वॉल फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता है। assume all collision to be elastic, सारा collision elastic है, so that the speed of the ball remains unchanged after all collision have taken place। पहले तो ये क्या होगा, ये आके इससे टकराएगा बी से, बी जो है वॉल से टकराएगा, बी वापस लौटेगा, ए से वापस टकराएगा और ए वापस लेफ्ट हो जाएगा। सो अगर टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो उनका स्पीड इंटरचेंज हो जाता है इलास्टिक कोलिजन। So in elastic collision, if two masses, so if two bodies of equal masses so in elastic collision, if two bodies of equal masses collide, with each other, their velocities interchange। क्लियर है? तो Yes, sir. जब ये कोलाइड करेगा, व्हेन ए कोलाइड्स विद बी, so when A collides with B, A comes to rest and B moves with velocity v, ठीक है। When B collides with wall, it rebounds with same speed due to elastic collision, ठीक है। उसके बाद when B collides with A, while returning,
then B comes to rest and A moves with speed V towards left. So after all the collision, you see that the speed remains constant. Speed does not change. Is it clear? Yes, sir. क्लियर है बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. Next question is, a block of mass m moving at a speed v collides head on with another block of mass 2m at rest. तो हमारे पास एक ब्लॉक है मास m का, this was moving with velocity v, and there is another block mass 2m which was at rest. ठीक है? Now if the coefficient of restitution is 1/2, so this is before collision, u1 मान लो v है, u2 0 है, after collision let's say इसका वेलोसिटी v1 हो जाता है कोलिजन के बाद और दूसरे वाले का वेलोसिटी v2 हो जाता है कोलिजन के बाद. अब हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है, मतलब इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो है नहीं. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, बस मोमेंटम कंजर्व होगा. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे दो इक्वेशन लिखेंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लिखेंगे और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का लिखेंगे. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू v प्लस 2m इंटू 0, दिस इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन ये m और 2m मूव कर रहा है m इंटू v1 से प्लस 2m इंटू v2 से. ना इससे हमारा आ रहा है m और m कैंसिल कर दिया, सो v इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, पहला इक्वेशन. अब दूसरे पे आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is equal to velocity of separation so this is equal to velocity of separation by velocity of approach. देखो इनिशियली क्या था, जो अप्रोच होता है u1 का स्पीड u2 से बड़ा होगा,
u1 का स्पीड u2 से बड़ा होगा तभी तो आके टकराएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, उसके बाद जो ये सेपरेशन तब होगा जब v2 v1 से बड़ा होगा। तो सेपरेशन का स्पीड है v2 माइनस v1 और अप्रोच का स्पीड है u1 माइनस u2। दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। तो हमें पता है भाई E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। E का वैल्यू 1/2 है। सो दिस इज v2 माइनस v1। u1 है हमारा v माइनस 0। सो इससे हमारा आ जाएगा v इज इक्वल टू 2v2 माइनस 2v1। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब 2v2 प्लस v1 यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। v इज इक्वल टू 2v2 प्लस ऑफ v1 ये। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। माइनस 3v1 इज इक्वल टू 0। इससे v1 इज इक्वल टू 0 हो गया। v1 0 हो गया और v2 का वैल्यू निकालेंगे इसी में सब्स्टिट्यूट करके। सो v2 इज इक्वल टू v1/2 हो गया। सॉरी v/2, v2 इज इक्वल टू v/2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट है a block of mass 1.2 kg moving at a speed of 20 centimeter per second collides head on with similar block kept at rest. The coefficient of restitution is 3/5. Find the loss of kinetic energy during the collision. So there is a block of mass m is equal to 1.2 kg moving at a speed u1 is equal to 0.2 meter per second, collides head on with a similar block. So इसका भी mass same 1.2 kg है. Kept at rest. u2 is equal to 0 meter per second. After collision, coefficient of restitution 3/5 है. ये मूव कर रहा है v1 से, ये मूव कर रहा है v2 से. So पहले कंजर्वेशन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है. So by conservation of momentum हमारा m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2.
So values 1.2 into 0.2 plus 1.2 into 0 is equal to 1.2 into V1, 1.2 into V2. So इससे आ जाएगा V1 plus V2 is equal to 0.2. फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा है हमारा लॉस. अच्छा, उसके बाद कह रहा है कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equal to U1 minus U2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब V2 minus V1 by velocity of approach U1 minus U2. E का वैल्यू दे रखा है 3/5 is equal to V2 minus V1. U1 minus U2 मतलब 0.2 minus 0. So this will give you V2 minus V1 is 0.6 by 5. So 0.12. तो V2 minus V1 0.2 हो जाएगा 0.12 और V2 plus V1 0.2 हो गया. ऐड कर लेंगे V2 is 0.32 by 2. So this is equal to 0.16. V1 is equal to 0.04. ये हमारा V1 V2 का वैल्यू निकल गया. फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन. सो loss of kinetic energy is equal to initial kinetic energy minus final kinetic energy. Initial kinetic energy minus final kinetic energy. So initial is half into m1 u1 square मतलब 1.2 into 0.2 square minus half into 1.2 into 0.16 square minus half into 1.2 into 0.04 square. So this will be equal to half into 1.2 कॉमन ले लो. अंदर हमारा है 0.2 स्क्वायर माइनस 0.16 स्क्वायर माइनस 0.04 स्क्वायर 0.6 इंटू. अब इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करें 0.2 स्क्वायर माइनस 0.16 स्क्वायर. So this will be 0.0128. So 7.68 10 to the power minus joule. So this is the loss in kinetic energy. ठीक है. तो हमें पता भी है कि जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है. बाकी किसी भी इन इलास्टिक कोलिजन में वहां पे काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट. सो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज लॉस्ट. सो उसको निकालने के लिए हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लॉस निकल के आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर एक सेकेंड लिख रहा हूँ। लिख लिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so a ball of mass m hits the floor with a speed v making an angle of incidence theta with the ground. तो डायरेक्शन गलत दिया हुआ। नाउ ये जो वेलोसिटी v है, it is making an angle theta with the normal. The coefficient of restitution is e. Find the speed of the reflected ball and the angle of reflection of the ball. ठीक है, तो हमें ये v डैश निकालना है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा डैश निकालना है। हमें v और थीटा दे रखा है, तो सेम चीज करेंगे यहाँ पे। आप देखो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, यहाँ पे जब मोमेंटम कंजर्व करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग भी करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग भी करेंगे, और बाद में फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आएगा। सो पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, so by conservation of momentum along x axis we have, देखो इस अब जो ये v वेलोसिटी है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग होंगे और एक इसके अलोंग होगा। ठीक है, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में थीटा इधर है तो वर्टिकल डायरेक्शन में v cos थीटा हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो v sin थीटा हो गया। इस v डैश, ये v डैश के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग होगा v डैश sin थीटा डैश, और एक जो है इसके अलोंग होगा जिसको हम लोग v डैश cos थीटा डैश लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? So by conservation of momentum along x-axis, total initial momentum along x-axis is equal to total final momentum along x-axis. So initial momentum along x-axis करोगे तो मास m है ये इसका बॉल का, तो देखो एम वी साइन थीटा इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है एम वी डैश साइन थीटा डैश। इससे m और m कैंसिल हो जाएगा, सो इससे हमारा आएगा v साइन थीटा इज v डैश साइन थीटा डैश। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ y एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंटम कंजर्वेशन देखें तो y एक्सिस के अलोंग v का एक कंपोनेंट है, y एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल मोमेंटम होगा। सो इनिशियल मोमेंटम देखो ये नीचे के तरफ है, नीचे के तरफ नेगेटिव लेंगे तो इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी कॉस थीटा, राइट।
चलो इसको ना कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला ही यूज कर लेते हैं क्योंकि ई का वैल्यू दिया हुआ है। तो बाय कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन मतलब v डैश cos थीटा डैश, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है दैट इज v cos थीटा, ग्राउंड को जो अप्रोच कर रहा है v cos थीटा से, सो v डैश cos थीटा डैश और ये v cos थीटा है, इससे हमारा v डैश cos थीटा डैश इज ev cos थीटा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारे पास देखो v डैश साइन थीटा डैश है और ये v डैश cos थीटा डैश है, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, असल में देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ना, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम कंजर्व करेंगे तो हमें ग्राउंड को भी सिस्टम मानना पड़ेगा। ग्राउंड का हम लोगों को कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली, तो इसीलिए मतलब बेसिकली ग्राउंड का मास तो अर्थ के मास के बराबर हो गया, तो उसको हम लोग नहीं कंसिडर करते, तो इसीलिए ये कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसको करने के लिए। वाई एक्सिस के अलावा मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे या तो ग्रेविटेशनल फोर्स लोगे या फिर अर्थ को भी सिस्टम मानोगे, बट अर्थ का मास वगैरह नहीं दिया हुआ है ना लेना है, तो हम लोग इसी से सॉल्व कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट डू दैट वाई एक्सिस वाला। सो v डैश cos थीटा डैश इज ev cos थीटा। अब ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 हमारे पास फर्स्ट वाला है v डैश स्क्वायर साइन थीटा डैश, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस v डैश स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो इससे हमारा आ जाएगा v डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डैश 1 हो जाएगा। सो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे हमारा आएगा v डैश इज इक्वल टू रूट अंडर, सो v बाहर कर लेंगे, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और एंगल जो थीटा डैश निकालना है उससे डिवाइड कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू tan थीटा डैश इज v sin थीटा बाय ev cos थीटा, मतलब e tan थीटा। tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा बाय, तो ये दो रिलेशन हो गया, एक थीटा डैश का और ये v डैश। ठीक है,
लिख लिया सबने? Yes, sir. तो एचसी वर्मा से तो तुम लोग को इतने ही करने हैं, क्योंकि और जो नेक्स्ट वाला है वो सब नीट के लेवल पे नहीं है आगे, मतलब जो जरूरत नहीं है नीट के लिए, तो उसको नहीं करेंगे हम। बाकी तुम लोग को मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले थे करने के लिए, किया तुम लोगों ने? अभी नहीं किया है? सर डीपीपी वाले या फिर वो 1 से लेके 20? 1 से 20 सर थोड़े से किए हैं। डीपीपी करके भेज दिया? तो तुम्हारा ही बस एक आया था मेरे ख्याल से, तुमने ही भेजा था। सर डीपीपी लास्ट वीक का भेजा, अभी वेक्टर्स वाला नहीं भेजा मैंने। वेक्टर्स तो अभी मैंने भेजा है। असल में क्या है ना कि जो पुराने चैप्टर्स हैं वो सब भी रिवाइज करते चल रहे हैं, तो मैं इसलिए वो डीपीपी तुम्हें भेजता रहूंगा। अभी वेक्टर्स का भेजा, आगे नेक्स्ट भेजूंगा, जिससे पुराना हमेशा प्रैक्टिस में बने रहे। ठीक है ना? और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, उससे क्या है, कॉन्सेप्ट और निखरता जाएगा और प्रैक्टिस होता जाएगा, है ना? ओके सर। तो प्रैक्टिस जारी रखना है, खूब पढ़ाई करनी है ना? मेरे तरफ से टीचर्स डे पे यही तुम्हारे लिए है कि भाई जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट होएगा। ठीक है? मेहनत से जी नहीं चुराना है, अपने से सेल्फ ड्राइव रखना है। और कभी भी ऐसा मायूसी लगे या ऐसे लगे, डाउन फील लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज टॉक टू मी, मुझे मैसेज करो, मैं हम लोग बात करेंगे, फिर आई विल ट्राई टू मोटिवेट यू, है ना? एक ही चीज बहुत अच्छा आता है मुझे, मेंटरशिप, मोटिवेशन, ये सब चीज बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूँ। प्लीज यूटिलाइज दैट स्किल ऑफ माइंड। और जितना तुम लोग बात करोगे, उतना ज्यादा जुड़े रहोगे, उतना ज्यादा साथ रहेगा। और 2 साल पढ़ना है लगातार हम लोगों को साथ में, तो उसका यूज कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब सारी बुक्स पढ़िए। जितनी बुक्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा ज्ञान मिलता है, बुक्स से ही ज्ञान मिलता है ना? वीडियोस से बहुत ज्ञान, मतलब एज सच कॉन्सेप्ट बहुत सीखोगे नहीं उससे। ठीक है, मतलब वो सारा कॉन्सेप्ट वो एक अलग चीज हो जाती है, मतलब उससे तुम्हारा अपना नॉलेज में बढ़ोतरी नहीं हो। ठीक है? तो किताब से पढ़ के खुद से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वीडियोस में क्या है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को बताने का तरीका बताया हुआ, बट तुमको कॉन्सेप्ट किस तरह से लगाना है उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअली जो चीजें हैं, जैसे हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, क्या क्या इक्वेशंस लगा रहे हैं, बार बार देख रहे हो, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, या फिर जो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक सेट पैटर्न है। तो वो कॉन्सेप्ट जब तुम्हारा क्लियर रहता है ना, तो ये सेट पैटर्न से तुम अच्छा करते रहते हो, मतलब तुम ये सेट पैटर्न अपना अप्लाई करते रहोगे और वो सॉल्व होता रहेगा। चलो, अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो इसका भी डीपीपी वगैरह बनाना आसान होगा। अभी क्या है कि डीपीपी में बस सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन ढूंढने में थोड़े टाइम लगते हैं, कि सब मिक्स्ड रहता है, तो उसमें से नाउ लेट मी फाइंड आउट सम क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थोड़े डिस्कस कर लेंगे, जिससे तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आए और तुम्हें ये भी पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछे जाते हैं इन सब में। ये जो अभी तक किया ये सब तो कॉन्सेप्ट था, किस तरह के एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये थोड़ा हम लोग देख लेंगे कल की क्लास में। ठीक है? तो एक बार जो भी पढ़ा है हमने सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन में, इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ओके सर। तुम लोगों का एग्जाम कब से है? हाफ ईयरली सर मेरा तो खत्म हो गए। है? हाफ ईयरली? यस सर। बड़ा सही बात है, बहुत सही। और बाकियों का? तो मेरी अभी डेट शीट नहीं आई। अच्छा, तो मेरा 18 से है। 18 से है। और कब तक है? एंड ऑफ सितंबर तक? नहीं सर, मैं एक मिनट देख के बता देती हूँ। अक्टूबर में खत्म होंगे, स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर। अच्छा। और सरीना आपका?